हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यूपीएससी के एसए पेपर को हम लोग किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें एसए के पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जान लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एसए का जो पेपर होता है उसमें दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों सेक्शंस में चार टॉपिक्स होते हैं और हमें सेक्शन ए में मेंशन 4 टॉपिक्स में से किसी एक ही एसए को लिखना होता है और इसी तरह सेक्शन बी में मेंशन 4 टॉपिक्स में से भी हमें किसी एक ही टॉपिक को चूज़ करके उस पर एस्से लिखना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एस्से के पेपर में टोटल 2 एस्सेज लिखने होते हैं, एक सेक्शन ए से और दूसरा सेक्शन बी से। और दोनों एस्सेज की जो वर्ड लेंथ है वो सेम है, हमें 1000 से 1200 वर्ड्स तक का एस्से लिखना होता है और दोनों का जो वेटेज होता है वो भी सेम है। दोनों के लिए मैक्सिमम मार्क्स एलोकेटेड हैं 125। तो इस तरह एस्से का पेपर टोटल 250 मार्क्स का हो जाता है। इस पेपर के लिए टोटल आवर्स एलोकेट किए गए हैं 3 आवर्स। अब क्योंकि हमें इन 3 आवर्स में टोटल 2 एसेज अटेम्प्ट करने हैं जिनकी वर्ड लेंथ भी सेम है और वेटेज भी सेम है, तो इसीलिए अगर बात की जाए टाइम मैनेजमेंट की तो हम इन दोनों एसेज के लिए इक्वल टाइम एलोकेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन ए के एस्से को अटेम्प्ट करने के लिए हम 90 मिनट्स का टाइम ले सकते हैं और इसी तरह सेक्शन बी के एस्से को अटेम्प्ट करने के लिए भी हम 90 मिनट्स का टाइम ले सकते हैं और इन 90 मिनट्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले 5 मिनट हम इस बात को डिसाइड करने में लगा सकते हैं कि इन 4 टॉपिक्स में से हम किस टॉपिक पर अपना एस्से लिखेंगे। उसके बाद के अगले 25 मिनट में हम उस टॉपिक से रिलेटेड ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं और जितने भी आइडियाज़ हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उन सबको हम लोग जॉट डाउन कर सकते हैं इन आवर रफ शीट। और उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है यानी अगले 60 मिनट्स, इस समय को हम अपना एस्से लिखने में लगा सकते हैं। इसके बाद के अगले 90 मिनट्स में हम सेम टाइम डिवीज़न को यूज़ करते हुए सेक्शन बी के एस्से को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इन 4 टॉपिक्स में से हम अपने एस्से के टॉपिक को किस तरह चूज़ करें। यानी सेक्शन ए के अंदर मेंशन 4 टॉपिक्स में से वो टॉपिक कैसे चूज़ करें जिसके ऊपर हम लोग एस्से लिखना चाहते हैं। तो ये डिसाइड करने के लिए हमें अपने आप से 2 क्वेश्चंस पूछने चाहिए। पहला ये कि इन चारों में से ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस टॉपिक को हम पूरी तरह से समझ पा रहे हैं और जिसकी मल्टीपल डायमेंशंस को हम लोग एनालाइज करने की स्थिति में है। इसका मतलब हमें इन 4 टॉपिक्स में से उस टॉपिक को चूज़ करना चाहिए जिस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से समझ पा रहे हैं और जिसके डिफरेंट एंगल्स को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो ये है वो एक्सरसाइज जो हमें पहले 5 मिनट में करनी है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमने पहले 5 मिनट का इस्तेमाल करके सेक्शन ए के एक टॉपिक को फाइनलाइज कर लिया है जिस पर हमें एस्से लिखना है और इसके लिए हम लोग अब 25 मिनट स्पेंड करने वाले हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पर और उसके बाद फाइनली 60 मिनट्स का टाइम स्पेंड करके इस टॉपिक पर एस्से लिखा जाएगा। बट ब्रेनस्टॉर्म करने से पहले या फिर एस्से को लिखने की शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी आपसे किस तरह का एस्से एक्सपेक्ट कर रहा है और ये जानने का बेस्ट सोर्स है यूपीएससी नोटिफिकेशन। यूपीएससी नोटिफिकेशन में पेपर 1 एस्से के बारे में टोटल 3-4 लाइन्स ही मेंशन्ड हैं। चलिए यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इनको डिकोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एस्से। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जिस भी टॉपिक पर एस्से लिख रहे हैं आप उस टॉपिक के अराउंड ही एस्से का ताना बाना बुनेंगे और उस टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगे। इसके बाद नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि टू अरेंज देयर आइडियाज़ इन ऑर्डरली फैशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आपके एस्से में एक लॉजिकल फ्लो देखने को मिलेगा, यानी आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप एक लॉजिकल मैनर में एक के बाद एक प्रेजेंट करेंगे। तीसरी बात नोटिफिकेशन में ये कही गई है एंड टू राइट कंसाइसली। इसका मतलब ये हुआ कि एस्से में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देनी है लेकिन कम से कम वर्ड्स को यूज़ करते हुए, यानी जो बात 2 लाइंस में कहने की है वो आप 2 लाइंस में कहेंगे। उसके लिए अननेसेसरीली 1200 वर्ड्स की लिमिट पूरा करने के चक्कर में आप 10 से 12 लाइंस यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा एस्से से रिलेटेड आखिरी चीज़ जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है वो ये है कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एस्से इम्पैक्टफुल एक्सप्रेशन के लिए भी जज किया जाएगा, यानी आपके एस्से में एक क्लियर थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये है वो 4 बातें जिन्हें ध्यान में रखते हुए हमें अपना एस्से लिखना है। एस्से लिखने का बेस्ट वे ये है कि आप अपने एस्से को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी
और तीसरा कंक्लूजन। इंट्रो के लिए अराउंड 50 वर्ड्स सफिशिएंट है। सिमिलरली अपने एस्से को कंक्लूड करने के लिए भी अराउंड 50 वर्ड्स सफिशिएंट है और बाकी के रिमेनिंग वर्ड्स यानी 900 से 1100 वर्ड्स हम एस्से की बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रो की। तो जैसा कि हमने कहा कि अराउंड 50 वर्ड्स इंट्रो के लिए इनफ है और ये 50 वर्ड्स बेसिकली एक कम्युनिकेशन है आपके और एग्जामिनर के बीच में, जिनके बेस पर एग्जामिनर इस बात के लिए आपको जज करेंगे कि क्या आपको वाकई एस्से का टॉपिक समझ में आया या नहीं। और दूसरा आपकी क्रिएटिविटी, यानी आपने कितने क्रिएटिव तरीके से अपने एस्से की शुरुआत की है। इन 50 वर्ड्स का सही इस्तेमाल करने के लिए आप अपने एस्से की शुरुआत स्टोरी से कर सकते हैं या फिर कोट से। अगर आप अपने एस्से की शुरुआत एक स्टोरी से करते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि आपकी वो स्टोरी बहुत ही शॉर्ट होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए और टॉपिक से रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर आपकी स्टोरी इन 3 पैरामीटर्स पर खरी नहीं उतरती है तो मान लीजिए कि आपके मार्क्स बिलो एवरेज कैटेगरी में लाई करेंगे। इसीलिए अगर आप स्टोरी से अपने एस्से की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन 3 पैरामीटर्स पर खास ध्यान रखिए। एग्जाम्पल के लिए 2022 में एस्से के पेपर में टॉपिक था, जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट। यहाँ पर आप इस एस्से की शुरुआत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुए चौरी चौरा इंसिडेंट के साथ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि चौरी चौरा मूवमेंट में हुए वॉयलेंस की खबर मिलने के बाद किस तरह गांधी जी के पास 2 चॉइसेस थी। या तो वो इस घटना को एक छोटी सी जगह पर हुई छुटपुट हिंसा मानकर इग्नोर कर सकते थे या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप करके लोगों को ये संदेश दे सकते थे कि आज़ादी की राह सिर्फ और सिर्फ नॉन कोऑपरेशन मीन्स से ही पाई जा सकती है। यानी गांधी जी के पास चॉइस थी कि वो इन दोनों में से किसी एक विकल्प को चूज़ करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों विकल्प सही हैं। तो ये तो बात हुई स्टोरी की। चलिए अब बात करते हैं कोट की। एक्चुअली सिर्फ एक कोट लिख देने से आपका इंट्रो तैयार नहीं हो जाता। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत कोट से कर रहे हैं तो भी आपको उस कोट से रिलेटेड कुछ सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी लिखने होंगे ताकि आपका इंट्रोडक्शन बिल्ड हो पाए। तो इन दोनों ही मेथड्स को यूज़ करके आप इंट्रोडक्शन को तैयार कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे बॉडी की। एस्से की बॉडी को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 900 से 1100 वर्ड्स हैं और इन रफली 900 to 1100 वर्ड्स में अपने एस्से को पावरफुल बनाने के लिए हमें अपने एस्से में 5 की एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना होगा। हम इन 5 एलिमेंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक पावरफुल एस्से की सबसे पहली क्वालिटी है मल्टी डायमेंशनल। किसी भी एस्से को पावरफुल बनाने के लिए हमें उसकी मल्टी डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पर डायमेंशन का मतलब है कि हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक को मल्टीपल और डिफरेंट ब्रॉड व्यू पॉइंट से एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद हमें हर एक डायमेंशन को एक्सप्लेन करते हुए उसके फॉर और अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स और उनसे रिलेटेड डेटास को भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम हर एक डायमेंशन की सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, हिस्टोरिकल या फिर एथिकल सब डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज़। बट ऐसा करते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी एक डायमेंशन पर बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ ना कर रहे हों। तो ये तो बात हुई अपने एस्से को मल्टी डायमेंशनल बनाने की। अब बात करेंगे एस्से की नेक्स्ट की फीचर की, जो है यूज़ ऑफ इफ़ेक्टिव कीवर्ड्स। बेसिकली अगर हम लोग एक टॉपिक से रिलेटेड इफ़ेक्टिव कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं तो इससे हमारा एस्से काफ़ी रिच लगेगा और साथ ही साथ एक कंसाइसनेस की फीलिंग भी आएगी, जो कि हमने देखा था कि वन ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूपीएससी है, जो कि यूपीएससी नोटिफिकेशन में भी मेंशन की गई थी। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे इस एस्से की डायमेंशन 2 में हम लोग कैपिटलिज्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस एस्से में अगर हम लोग शेयर होल्डर वर्सेस स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की बात करें, डिज़ास्टर कैपिटल, कंपैशनेट कैपिटलिज्म और ह्यूमन कैपिटलिज्म जैसे कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे तो ये हमारे एस्से की वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। अब बात करते हैं हमारे एस्से की थर्ड की फीचर की, जो है डाइवर्सिटी। बेसिकली हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने एस्से को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स बनाएं और ऐसे रेलेवेंट एलिमेंट्स को सोचें जो हमारे एस्से में इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने एस्से में स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस या फिर पॉलिटिक्स के कुछ इंस्टेंसेस या एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। एस्से का नेक्स्ट की एलिमेंट है बैलेंस ऑफ व्यूज़। बेसिकली हमारे एस्से में इम्पार्शियलिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए
और साथ ही साथ अगर हो सके तो वीकर सेक्शन के लिए कंपैशन शो होना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट की फैक्टर है वो हमारे एस्से की वैल्यू को और ऐड करता है, वो है ईजी टू रीड। जब हम लोग बात करते हैं ईजी टू रीड की, तो इसमें हम लोग 4 फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला फैक्टर ये है कि हमारी हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, यानी हमने जो भी लिखा है एग्जामिनर एटलीस्ट उसे पढ़ पाए। दूसरी चीज़ ये कि हमारे एस्से में जो पैराग्राफ हैं वो शॉर्ट होने चाहिए। लंबे लंबे पैराग्राफ्स बेसिकली रीडेबिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग एक रेलेवेंट यूनिक आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम नया पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं, यानी एक नया पैराग्राफ डेडिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एस्से में जितने भी पैराग्राफ्स हैं ये आपस में लिंक्ड भी होने चाहिए। अगर एक पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ से लिंक नहीं है तो ऐसे में रीडेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। हमारे एस्से में एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए। इससे एग्जामिनर ये समझ पाते हैं कि हमारा एस्से ऑर्गेनिकली डेवलप हो रहा है, यानी ऑर्गेनिकली प्रोग्रेस कर रहा है और हम इस तरह किसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2 पैराग्राफ्स किस तरह से लिंक किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक पैराग्राफ में एक्स डायमेंशन को एक्सप्लोर किया है और अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ में वाई के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्स पैराग्राफ को एंड करते वक्त आप कुछ इस तरह की लाइंस को ऐड कर सकते हैं। नाउ दैट एक्स हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड, इट इज़ ऑल्सो पर्टिनेंट टू लुक एट द वाई एस्पेक्ट। इस तरह की लाइंस से आपको दोनों पैराग्राफ्स के बीच में एक लिंक क्रिएट होता हुआ दिखेगा। इसी बात को अगर आप दूसरी तरह से मेंशन करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जितना ज़रूरी इस एस्से में एक्स को डिस्कस करना है उतना ही इम्पॉर्टेंट वाई भी है, इसीलिए वाई को भी एक्सप्लोर किया जाना ज़रूरी है। तो आपने देखा कि किस तरह इन लाइंस की मदद से आपने इन 2 पैराग्राफ्स को लिंक किया है। तो अभी तक हमने अपने एस्से को रीडेबल बनाने से रिलेटेड 3 पॉइंट्स को देखा। अब बात करते हैं 4th पॉइंट की, जो है डोंट ओवर यूज़ कोट्स। बेसिकली एस्से के पेपर के लिए कई सारे कोट्स हम लोग याद करके जाते हैं और ऐसे में हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम अपने एस्से में ज़्यादा से ज़्यादा कोट्स को ऐड कर दें। बट ऐसा करने का मतलब होगा कि हम अपने एस्से को लेस रीडेबल बना रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोट्स को बहुत वाइजली यूज़ करें और सिर्फ वहाँ पर यूज़ करें जहाँ पर वो वाकई रेलेवेंट है। तो ये थे एस्से की बॉडी के 5 की एलिमेंट्स। अब देखते हैं कि हम अपने एस्से को किस तरह कंक्लूड कर सकते हैं। एस्से को कंक्लूड करने के लिए 50 वर्ड्स इनफ हैं। इन 50 वर्ड्स में बेसिकली हमें 2 काम करने होते हैं। पहला ये कि हम अपने एस्से को समराइज़ करें, यानी हमने अपने एस्से में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उन सबको एक इफ़ेक्टिव और कंसाइज वे में समराइज़ करें। ऐसा करके हम एग्जामिनर को रिमाइंड कर देते हैं कि हमने अपने एस्से में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखी है और अपने एस्से को काफ़ी डाइवर्स बनाया है, ताकि एग्जामिनर मार्क्स देने से पहले इन पॉइंट्स को कंसीडर करे। इसके अलावा हमें अपने एस्से को कंक्लूड करते वक्त एक फ्यूचरिस्टिक और विजनरी अप्रोच रखनी है। हमें अपना एस्से एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव वे में कंक्लूड करना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एस्से के एक फ्रेमवर्क को समझा। हमने देखा कि हमें एस्से में किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए और साथ ही साथ उन फीचर्स को भी समझा जिनके द्वारा हम अपने एस्से को काफ़ी पावरफुल और वैल्यूएबल बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूपीएससी के पिछले 5 साल के एस्सेज के पेपर्स को एनालाइज करेंगे और उसके बाद की वीडियोस में कुछ एस्सेज को अटेम्प्ट भी करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स ताबा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स ताबा।